सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज मैं बीएड द्वितीय वर्ष पिछली 2-3 कक्षाओं में हमने द्वितीय प्रश्न पत्र के द्वितीय इकाई जो विषय आधारित अधिगम का आकलन है उसकी हमने 2-3 कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं कि विषय आधारित अधिगम का आकलन रचनावादी परिप्रेक्ष्य में हुआ और रचनावादी परिप्रेक्ष्य ने 3 आधारों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें अधिगम प्रक्रिया पर केंद्रीकरण को हमने पढ़ लिया था और अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, लेकिन अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन हम प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। तो उसमें हमने 3 या 4 बिंदुओं पर विशद चर्चा कर ली थी, लेकिन इस वीडियो में वापस मैं आपको 4 बिंदुओं का सूक्ष्म परिचय देके आगे इन बिंदुओं का विस्तृत परिचय दूंगी। जैसा कि आपको पता है, अधिगम विषय आधारित अधिगम प्रक्रिया का जो आकलन है वो रचनावादी परिप्रेक्ष्य में हुआ था। इसमें अधिगम पर केंद्रीकरण। फिर दूसरा जो बिंदु था वह है अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन। अधिगम प्रक्रिया के अध्ययन में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप का अर्थ है कि जब कक्षा में जो शिक्षक पढ़ा रहा है अपने छात्रों को, तो उसको मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, योग्यता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो ये इन आधारों को लेकर ही अपने विषय वस्तु को बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा उसको। दूसरा पॉइंट है अधिगम के लिए संगठित सूचनाएं। वह जो प्रकरण पढ़ा रहा है तो उसके संबंध में विभिन्न सूचनाओं को उसको एकत्रित करनी पड़ेगी। विभिन्न सूचनाओं को एकत्रित करके जो प्रकरण पढ़ा रहा है जो शिक्षक या शिक्षिका, तो उसका सरल अर्थ बताना पड़ेगा। इसके अलावा तीसरा जो बिंदु है कि अधिगम के लिए क्रमबद्ध सूचनाएं। वह जो भी सूचनाएं दे, प्रकरण से संबंधित जो भी सूचनाएं अपने छात्रों को दे, तो वो आपस में क्रमबद्ध होनी चाहिए, उनमें तारतम्यता होनी चाहिए। जो प्रकरण से हट के अलग नहीं पढ़ाना है, उसको प्रकरण के संबंध में ही सूचनाएं सरल से कठिन रूप की ओर देनी पड़ेगी। आगे चौथा जो पॉइंट था, सूचनाओं के मध्य सहसंबंध, यानी कि सभी जो सूचना है प्रकरण से संबंधित उसमें सहसंबंध होना चाहिए। जैसे परिभाषा देगा तो उसका कारण देगा, उसका परिणाम देगा, है ना। इस तरह सारी जो सूचना है वह आपस में तारतम्यता लिए हुए होनी चाहिए। आगे जो 5वां बिंदु है उसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि अधिगम प्रक्रिया में प्रतिरूपों का प्रयोग। अगर शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में प्रतिरूपों का प्रयोग करता है तो जो अधिगम होता है बच्चों का वह स्थायी होता है, सरल होता है और उपयुक्त होता है। अगर वह सर्वप्रथम उसको एक प्रतिरूप बनाना पड़ेगा, जैसे एक अर्थशास्त्र का शिक्षक है, अगर वह मांग एवं पूर्ति पढ़ा रहा है तो मांग एवं पूर्ति के संबंधित उसको एक प्रतिरूप बनाना पड़ेगा, तथा मांग एवं प्रतिरूप का एक दूसरे पे क्या प्रभाव है इसको प्रयोग करके उसको छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो जो छात्र अधिगम करेंगे वह दीर्घ समय के लिए होगा, रुचिकर होगा और स्थायी होगा। इसलिए हमेशा कक्ष में शिक्षक को प्रतिरूपों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे नर्सरी क्लास का बच्चा है, प्रतिरूप यानी कि एप्पल अल्फ़ाबेट लिखना सीख रहा है तो उसको एप्पल का वास्तविक चित्र भी बताना पड़ेगा, या जो प्लास्टिक के जो मॉडल आते हैं उनको भी बताना पड़ेगा। इसी तरह से ज्योग्राफी का जो अध्ययन करवा रहे हैं तो ग्लोब को लेके वह महाद्वीप के बारे में बता सकता है। तो इस तरह से प्रतिरूप का होना एक कक्ष में अनिवार्य है। आगे आता है शिक्षण अधिगम सामग्री। जैसे मैंने अभी बोला था आपको कि जो शिक्षक है उसको प्रतिरूपों का प्रयोग करना चाहिए, इसी तरह से शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए अपने छात्रों में अधिगम विकसित करने के लिए, अधिगम रुचि विकसित करने के लिए, ताकि जो अधिगम जिस विषय वस्तु का अधिगम करेगा वह रुचिपूर्वक करेगा, स्थायी करेगा, उसका ध्यान पूरी तरफ उस विषय वस्तु पर केंद्रित रहेगा। तो इसके लिए शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकता है। वह बच्चों को खेल के माध्यम से पढ़ा सकता है या अन्य एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके पढ़ा सकता है, प्रयोग के माध्यम से पढ़ा सकता है, वह बच्चों को फील्ड में ले जाके पढ़ा सकता है, यानी कुछ भी चार्ट कार्ड का प्रयोग कर सकता है, प्रोजेक्टर का प्रयोग कर सकता है। इस तरह से बहुत से शिक्षण सहायक सामग्री है, श्रव्य रूप में, दृश्य रूप में या श्रव्य दृश्य रूप में, तो वह उसका उपयोग कर सकता है। जितनी अधिक शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेगा तो बच्चे पाठ्य पुस्तक से उब जाते हैं तो उनकी यह उब समाप्त हो जाएगी
और जो कक्षा का वातावरण है वह रुचिकर बन जाएगा और वह अधिगम के लिए प्रेरित हो जाएंगे। इसलिए जहाँ तक हो सके तो शिक्षक को शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना ही चाहिए। आगे आता है सरल से कठिन की तरफ, यानी जो भी अधिगम जो भी विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं वो हमेशा सरल से कठिनता की ओर जाता है। यानी कि छोटी क्लास में सबसे पहले गिनती सिखाई जाती है, सबसे पहले तो वस्तुएं दिखाई जाती है, जैसे 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल। तो उन चीज़ों को देख के बच्चा काउंटिंग करना सीखता है, फिर वह एडिशन करना सीखता है और आगे धीरे धीरे बड़ी क्लास में गुणा भाग करना सीख जाता है। तो हमेशा सरल से कठिनता की ओर हम जाते हैं। उसी तरह इंग्लिश में सबसे पहले अल्फ़ाबेट सिखाई जाती है, ABC, फिर उसके बाद में वर्ड मीनिंग सिखाए जाते हैं। तो इस तरह से यानी कि सरल से कठिन की ओर जाते हैं। अगर बच्चों को सर्वप्रथम कठिन तथ्य प्रस्तुत कर दिया जाएगा बच्चों के समक्ष तो बच्चों में अरुचि पैदा हो जाएगी। इसलिए जो पाठ्यक्रम है उसको इसी प्रकार निर्मित किया गया है कि वह हमेशा सरल से कठिनता की ओर चले और बच्चों में रुचि जगाती हुई चले। आगे आता है तकनीकी का प्रयोग, यानी कि बच्चे कक्षा में सब अलग अलग तरह के होते हैं। कोई बच्चा प्रोजेक्टर से पढ़ना चाहता है, कोई बच्चा कंप्यूटर से पढ़ना चाहता है, कोई बच्चा CD ड्राइव से पढ़ना चाहता है। तो बच्चों की अलग अलग इच्छाएँ होती है। तो शिक्षक का क्या दायित्व है? इन बच्चों की जो जिज्ञासा है, उनको शांत करना। तो शिक्षक तकनीकी का प्रयोग करे, ये उसके लिए अनिवार्य है। तो शिक्षक को स्वयं तकनीकी का ज्ञान होना चाहिए और वह छात्रों के समूह बनाकर उन तकनीकी का उपयोग करना सिखाए। तकनीकी के माध्यम से बच्चे पढ़ेंगे तो उनमें अलग ही रुचि पैदा होगी और वह उस तथ्य को कभी नहीं भूल पाएंगे और उनके मस्तिष्क में शिक्षक के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा। इसलिए शिक्षक को जहाँ तक हो तकनीकी का यूज़ करना चाहिए। आगे आता है कौशलों का विकास व अभ्यास, यानी कि छात्रों में शिक्षक का दायित्व है कि छात्रों में कौशल को विकसित करें, यानी कि अधिगम गतिविधियों का सृजन करें, ये छात्र करें और इन गतिविधियों का परिवर्तन वह आवश्यकता अनुसार कर सके, वह इस चीज़ की समीक्षा कर सके। तो ये सारे कौशल एक शिक्षक को अपने छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने चाहिए और पैदा करवाने चाहिए, उत्पन्न करवाने चाहिए कि वह कोई भी गतिविधि का सृजन कर सके। परिस्थिति के अनुसार बच्चे है ना विषय वस्तु को जानने के लिए उत्सुक हो कि मैं इस माध्यम से पढ़ूंगा, मैं ये करूंगा। तो इस तरह बच्चों में कौशलों का विकास उत्पन्न कराने का दायित्व भी एक शिक्षक का ही होता है। आगे आता है अंतिम निष्कर्ष के लिए योग्यता का विकास करना, यानी कि बच्चों के अंदर ऐसा वातावरण उत्पन्न कर देना चाहिए कि वह अंतिम छोर तक उस कंटेंट को या उस विषय वस्तु को नहीं छोड़े। जैसे पहले ये धारणा थी कि ये जो ग्रहण होते हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इसको एक राक्षस आके खा जाता है। लेकिन धीरे धीरे वह बच्चा वैज्ञानिक बना, पढ़ने का उसमें कौशल अब बहुत विकसित हुआ और वह उस ज्ञान को उपयोग करने लगा। उसने देखा, उसने तथ्य इकट्ठे किए, उसने नेट से देखा, कंप्यूटर से ये सूचना एकत्रित की, जो शिक्षक ने पढ़ाया उसको ध्यान में रखा, इसके अलावा पुस्तकालय के प्रयोग किया। तो ये सारी सूचनाएं इकट्ठी करके वो निष्कर्ष पे पहुंचा कि जो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होते हैं ना, वह किसी राक्षस के द्वारा नहीं होते, बल्कि ये चंद्रमा और पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। तो इस तरह वो अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचे। तो अंतिम निष्कर्ष तक, हर प्रकरण के अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचे कि इसका परिणाम क्या होता है, इसका सार क्या होता है। तो अंतिम निष्कर्ष तक जाए, डेप्थ तक सूचना ग्रहण करे। तो यह बच्चों के मस्तिष्क में विकसित करने का दायित्व भी शिक्षक का ही है। तो ही उसका अधिगम क्या होगा, स्थायी होगा, प्रभावी होगा। आगे आता है अधिगम गतिविधियों के सृजन की योग्यता। अधिगम गतिविधियों के सृजन की योग्यता का विकास भी एक शिक्षक को ही करना पड़ेगा। जिस प्रकार मैंने पहले भी बोला है कि बच्चे स्वयं कुछ गतिविधियों का सृजन कर सके, बच्चे स्वयं रुचि लेके गतिविधियों का सृजन करें, यानी कि वातावरण ऐसा निर्मित किए जाए कि बच्चे कुछ न कुछ एक्टिविटी के माध्यम से, सांस्कृतिक
कार्यक्रम के माध्यम से, खेल के माध्यम से, नोटंकी के माध्यम से, है ना, इस तरह से वह अपना गतिविधियों का सृजन करे और अपना जो अधिगम है उसको प्रस्तुत करे। तो अधिगम गतिविधियों का सृजन भी वह परिस्थिति आवश्यकता अनुसार कर सके, यह कौशल स्वयं शिक्षक को विकसित करना होगा। आगे आता है अधिगम विस्तार की योग्यता, यानी कि अधिगम विस्तार की योग्यता में है कि बच्चे को बोला जाए कि अगर वह स्कूटर का एक्सीलेटर को नियंत्रित करके संचालित करना सीख गए तो यह उसके ज्ञान का प्रयोग कहाँ आएगा बच्चों? यह उसके ज्ञान का प्रयोग आया, वह किसी भी परिस्थिति में अपने ज्ञान का, जैसे बस चलाने में कर सकेंगे, टैक्सी चलाने में कर सकेंगे, कार चलाने में कर सकेंगे, इसलिए वह ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे। इसलिए उसके अधिगम का क्या हो गया? विस्तार हो गया। यानी कि बच्चों ने अल्फ़ाबेट सीख ली तो घर पे जाके भी वो पढ़ाई के लिए इच्छुक होंगे। टीवी में कुछ आएगा, न्यूज़पेपर में कुछ आएगा तो वह पढ़ने लग जाएगा तो उनके अधिगम के विस्तार हो गया है। मतलब कि वो सभी तरह से उस ज्ञान का क्या कर रहे हैं? विस्तार कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो यह शिक्षक का दायित्व है कि वह छात्रों को इतनी अच्छी विषय वस्तु का ज्ञान दे, यानी कि सरल से कठिनता की ओर ले जाए, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाए कि बच्चे स्वयं रुचि इस प्रकरण में ले सकें। आगे आता है अधिगम का स्थानांतरण, कि बच्चे ने जो कुछ सीखा है, जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि जैसे एक बच्चा है, उसके दादा दादी या कुछ वृद्ध लोग बोलते हैं कि जो ये ग्रहण होते हैं उसको वो खा जाते हैं, भूत प्रेत या दानव के कारण ऐसा हो जाता है, राक्षस उनको अपने मुंह में बंद कर लेता है। लेकिन बच्चा क्या करता है, जब उसको सब तथ्य पता चल गया है, उसकी सोच वैज्ञानिक हो गई है, तो वह यही कहेगा कि ऐसा नहीं होता है, बल्कि यह खगोलीय घटना है या प्राकृतिक घटना है ना। इस तरह से वो उस ज्ञान का क्या करने लग गया? उपयोग करने लग गया, यानी कि परिस्थिति के अनुसार वह सही उत्तर दे पाएगा। तो जीवन में जो भी प्रकरण पढ़ाया जाए बच्चों को, वह उसका स्थानांतरण कर सके, वह उसको जीवन में उपयोग कर सके, और जीवन में उपयोग होगा तभी उसका विकास होगा, उसका चारित्रिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा। तो इन परिस्थितियों में वह अपने ज्ञान का उपयोग कर सके। ठीक है, आज यहीं तक, वापस मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।